हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 12 चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड एज अ टर्शियरी एक्टिविटी। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो, ट्रेड एक तरह का टर्शियरी एक्टिविटी है विच यू हैव स्टडी इन चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक। इसी क्लास के चैप्टर 7 में, इसी किताब के चैप्टर 7 में हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। यू नो दैट ट्रेड मीन्स द वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता होगा कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। दो पार्टी को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मतलब ट्रेड करने के लिए दो पार्टी की ज़रूरत होती है। वन पर्सन सेल एंड अदर परचेज। एक पर्सन जो है सेल करता है, दूसरा खरीदता है। इन सर्टेन प्लेसेज पीपल बाटर देयर गुड्स। कुछ जगह पे पीपल जो है बाटर करते हैं। बाटर करने होता है कि गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करते हैं। वहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं होता, पैसा का कोई रोल नहीं होता। बोथ द पार्टी ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। दोनों पार्टी के लिए ट्रेड जो होता है बेनिफिशियल होता है, दोनों पार्टी को फायदा पहुँचाता है। ट्रेड में भी कंडक्टेड एट टू लेवल्स। ट्रेड दो लेवल पे होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल एंड नेशनल। इंटरनेशनल यानी कि जब दो देश ट्रेड करते हैं, नेशनल यानी कि देश के अंदर जब ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हो कि नेशनल बाउंड्री के अक्रॉस, ठीक है, ट्रेड्स के यहाँ पे एक्सचेंज किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज। कंट्री ट्रेड इसलिए करती है ताकि ऐसे सामान उसके देश में आ सके जो उसके देश में नहीं उपजता है या नहीं प्रोड्यूस होता है। द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी वाज द बार्टर सिस्टम। ट्रेड का जो इनिशियल फॉर्म था प्रिमिटिव सोसाइटी में, पुराने सोसाइटी में बोल सकते हैं, जब आदमी सेटल होना चालू हुआ था, तो बार्टर सिस्टम उसको कहते थे। मतलब कि बार्टर सिस्टम था, समाज के मतलब सामान के बदले सामान बदला जाता था। वह डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, जहाँ पे गुड्स एक्सचेंज मतलब कि सामान का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था। इन द सिस्टम इफ यू आर अ पॉटर एंड यू आर नीड ऑफ प्लम्बर, यू वुड हैव टू लुक फॉर प्लम्बर हु वुड नीड सम पॉट्स। क्या करें, जैसे यहाँ पे यदि कोई पॉटर था, उसको प्लम्बर की जरूरत हो, तो उसको एक ऐसा प्लम्बर ढूंढना पड़ता था जिसको पॉट्स की जरूरत हो, है ना। वहाँ यहाँ मतलब कहने का मतलब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस का जरूरत था, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बेल मेला टेक्स प्लेस इन जागी रोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दो वुमेन जो है मेला में बार्टर सिस्टम यहाँ पे कर रही है। टू वुमेन प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम इन जॉन बेल मेला, ठीक है। तो जॉन बेल मेला जो है कहाँ पे, आसाम में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। 35 किलोमीटर है गुवाहाटी से, वहाँ पे लगाया जाता है। प्रोबेबली ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अवाइव। तो कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में अभी भी ये अकेला फेयर होगा जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी है। अ बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस फेयर। एक यहाँ पे बड़ा मार्केट ऑर्गेनाइज किया जाता है इस फेयर में, इस मेला में। पीपल फ्रॉम वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स। जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना प्रोडक्ट चेंज कराते हैं। द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वेर ओवरकम बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो इसमें जो डिफिकल्टी था वो मनी के इंट्रोडक्शन के कारण ख़त्म हो गया। उस डिफिकल्टी से हम लोग निजात पा लिए। इन द ओल्डन टाइम्स बोथ बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी। क्या करें, गोल्डन टाइम्स जब कॉइन और पेपर करेंसी यहाँ पे नहीं आया था। रेयर ऑब्जेक्ट विथ वेरी हाई इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट सर्व एज मनी। तो जो रेयर ऑब्जेक्ट थे, मतलब कि जिसको ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी कम मिलता था, उसको मनी के रूप में यूज़ किया गया। जैसे फिन स्टोन, ऑब्सीडियन, कौड़ी जिसको बोलते हैं, टाइगर का पॉ, ये सब जो है, टाइगर का पंजा, व्हेल का दांत, डॉग का दांत, स्किन्स, ये सब को जो है पैसा के रूप में यूज़ किया जाने लगा। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मतलब जो आसानी से नहीं मिलता था, ऐसे ऑब्जेक्ट को पैसा के रूप में यूज़ किया जाने लगा। डू यू नो द वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम। जैसे सैलरी हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, लैटिन वर्ड में सैलेरियम से आया है। बीच में पेमेंट बाय सॉल्ट, जिसका मतलब होता है पेमेंट बाय सॉल्ट, नमक के द्वारा पेमेंट करना, उसको बोलते हैं सैलेरियम बोलते हैं वहाँ पे, लैटिन, उसी से सैलरी आया है। एज इन दोज टाइम प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज अननोन एंड कुड वन मेड फ्रॉम द रॉक सॉल्ट विच मेड रेयर एंड एक्सपेंसिव। तो क्या जरा कि ऐसा क्यों कहा कि पेमेंट बाय सॉल्ट, क्योंकि उस जमाने में सॉल्ट जो है समुद्र के पानी से नहीं प्रोड्यूस किया जाता था, ऐसा किसी को पता भी नहीं था। और सॉल्ट, नीमक जो है सिर्फ और सिर्फ रॉक सॉल्ट से आता था, जो यहाँ पे काफ़ी रेयर हुआ था और एक्सपेंसिव होता था। दैट इज भाई इट बिकेम अ मोड ऑफ पेमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्ट्री क्या है, मतलब कितना पुराना है। इन एंशियंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। क्या करें कि एंशियंट टाइम में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना लंबे दूरी तक काफ़ी रिस्की था। हेंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट। इसलिए ट्रेड जो है लोकल मार्केट तक ही होता था। पीपल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज। क्या करें कि लोग इसलिए अपना जो अधिकांशता रिसोर्स है बेसिक नेसेसिटीज पे खर्च करते थे, फूड और क्लॉथ। ओनली द रिच पीपल अबाउट ज्वेलरी। सिर्फ अमीर आदमी ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेसेज, ये सब खरीद सकता था। द सिल्क रूट एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिंग रोम टू चाइना। क्या सिल्क रूट जो है वो काफ़ी पुराना है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेंड का कनेक्टिंग रोम टू चाइना, जो रोम को चाइना से कनेक्ट करता है, अलॉन्ग द 6000 किलोमीटर रूट, लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है। द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड द प्रीसियस मेटल्स। क्या करें, ट्रेडर जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते थे चाइनीज सिल्क को, रोमन वूल को, प्रीसियस मेटल को, एंड मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज़, और भी कई हाई वैल्यू वाले कमोडिटी फ्रॉम इंटरमीडिएट
पॉइंट्स इन इंडिया, पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। तो चाइना से रोम जाने में जो बीच में जगह मिलता था, इंडिया, पर्सिया, रसिया, सेंट्रल एशिया, ये सब जगहों से भी कुछ सामान यहाँ पे खरीद बिक्री हो जाता था। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन इंपायर, जब रोमन इंपायर खत्म हो गया, यूरोपियन कॉमर्स ग्रीव न्यू ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी। तो यूरोप में कॉमर्स जो है बढ़ा 12 और 13th सेंचुरी में। विद द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन गोइंग वारशिप्स एंड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रीव एंड द अमेरिकन वे डिस्कवर्ड। जब अमेरिका का खोज हुआ उसके बाद ट्रेड और बढ़ा। 15th सेंचुरी ऑनवर्ड द यूरोपियन कोलोनाइजेशन बिगन। तब 15 सेंचुरी का 15th सेंचुरी के बाद यूरोपीय लोग जो है यूरोप के देश दूसरे कंट्री को कोलोनाइज करना चालू किए। एंड अलॉन्ग विद द ट्रेड ऑफ एक्जोटिक कमोडिटीज न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमर्ज विच वाज स्लेव ट्रेड। तो क्या कह रहा है कि जो जानवर का तो ट्रेड होता ही था, या एक्जोटिक कमोडिटी ऐसे बोलते हैं जो वहाँ पे नहीं पाया जाता है, ऐसा कमोडिटी जो वहाँ नहीं पाया जाता तो दूसरे देश से बुलाया जाए उसको बोलते हैं एक्जोटिक कमोडिटीज। तो उसके अलावा जो है स्लेव ट्रेड इंडिया में मतलब कि स्लेव ट्रेड यहाँ पे इमर्ज हुआ बहुत सारे देशों में। द पुर्तगीज, डच, स्पेनियर्स एंड ब्रिटिश कैप्टर्स अफ्रीकन नेटिव्स एंड फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका। वहाँ से क्या होता था कि अमेरिका के क्या होता था कि जैसे अमेरिका में इन स्लेब्स को बेचा जाता था, अफ्रीका से ले जाया जाता था, इन सब लोगों के द्वारा अमेरिका में वहाँ पे बेचा जाता था, ज़बरदस्ती उनसे प्लांटेशन वर्कर करवाया जाता था अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस वाले इलाके में। स्लेव ट्रेड और ल्यूक्रेटिव बिजनेस। स्लेव ट्रेड काफ़ी एक ल्यूक्रेटिव मतलब काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था फॉर मोर देन 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों तक। टिल इट वॉज एबोलिश्ड इन डेनमार्क। इसको 1792 में डेनमार्क में एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। ग्रेट ब्रिटेन इन 1807, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में, यूनाइटेड नेशन में 1808 में। जैसे आप एक प्रचार देख सकते हैं कि स्लेब को खरीदने के लिए इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए जाते थे, एडवर्टाइजमेंट होता था, ठीक है, ऑक्शन कराया जाता था स्लेब्स का। आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल आल्सो एक्सपेंडेड। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हुआ तब जो रॉ मटेरियल है ग्रेन्स, मीट, वूल, ये सब का जो डिमांड है वो बढ़ा। बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन, लेकिन उनका मॉनेटरी वैल्यू कम हो गया इन द रिलेशन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड के कंपेरिजन में। द इंडस्ट्रियलाइज नेशन इंपॉर्टेंट प्राइमरी गुड्स एज रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा था, रॉ मटेरियल वहाँ से ले जाते थे, अरे वहीं पे जहाँ से रॉ मटेरियल वहीं पे जो है उसका उसमें वैल्यू ऐड करके फिनिश प्रोडक्ट को वहाँ पे बेचते थे। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में रीजन्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स पर नो मोर इंपॉर्टेंट। जहाँ पे प्राइमरी गुड प्रोड्यूस होता है वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। एंड इंडस्ट्रियल नेशन बिकम ईच अदर प्रिंसिपल कस्टमर्स। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 एंड 2 कंट्रीज हैव इम्पोज ट्रेड टैक्सेज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या करें कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में कंट्री के द्वारा ट्रेड टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। जब वॉर खत्म हुआ तो गैट बना यहाँ पे, गैट GATT जिसको बोलते हैं, जो बाद में WTO का नाम लिया है ना, वो सब इस टैरिफ को कम करने के लिए बनाया गया था। व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता था, तो इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रेड किस चीज़ का रिजल्ट है, द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, मतलब किसी कंट्री में कोई स्पेशल चीज़ प्रोडक्ट हो रहा है तो उसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इट बेनिफिट द वर्ल्ड इकोनॉमी, यदि इसको सही ढंग से किया जाए तो पूरी दुनिया को इससे फायदा हो जाए। इफ़ डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस इन स्पेशलाइजेशन, डिफरेंस डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। क्या करेंगे, हर तरीके का स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पे ट्रेड को बढ़ावा दे सकता है। दस इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज पर बेस्ड है। कंप्लीमेंट्री एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन प्रिंसिपल शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द ट्रेडिंग पार्टनर। और इस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पे ट्रेड है हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। इन मॉडर्न टाइम ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आज देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड जो है, ट्रेड ही बेसिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एंड इन रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। और कई कंट्री का फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पे ही बेस्ड है आजकल। विथ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम नो कंट्री इज विलिंग टू फॉरगो द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या करें कि आज हर कंट्री जो है अपने डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सहारे, कोई भी कंट्री जिसके यहाँ इतना डेवलप्ड है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा नहीं लें। हर कंट्री आजकल इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लेना चाह रहा है इसके फायदे के कारण। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस क्या है, तो डिफरेंट इन नेशनल रिसोर्सेज। जो नेशन में रिसोर्स पाया जाता है उसका डिफरेंस। जैसे एक कंट्री में हर तरह का रिसोर्स नहीं पाया जाता है, कहीं एल्युमिनियम पाया जाता है तो कहीं नहीं पाया जाता है। द वर्ल्ड नेशनल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्स है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन देयर फिजिकल मेकअप, जैसे जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहला आता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेज इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप एंड एनिमल रेस्ट। क्या करें कि इसके कारण क्या होता है, तो वहाँ का टोपोग्राफी चेंज होता है, रिसोर्स बेस यहाँ पे डिटरमाइन होता है कौन सा मिनरल पाया जाएगा, और इसके कारण से वहाँ पे पाए जाने वाले क्रॉप, एनिमल सब कुछ बदल जाते हैं। लोलैंड्स ऑफ ग्रेटर एग्रीकल्चर पोटेंशियल, माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट टूरिज्म। तो हर किसी का अपना स्पेशलाइजेशन है। जो समतल ज़मीन है वहाँ पे खेती होता है, तो जबकि माउंटेन पे टूरिस्ट लोग आते हैं।
मिनरल रिसोर्सेज दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दुनिया में हर जगह एक जैसा मिनरल नहीं पाया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, इट इन्फ्लुएंसेज द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ये फ्लोरा और फाउना के टाइप को इन्फ्लुएंस करता है। दैट कैन सर्वाइव इन अ गिवन रीजन, जो एक रीजन गिवन रीजन में सर्वाइव करता है। इट ऑल्सो इंश्योर डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट के रेंज को भी यहाँ पे इंश्योर करता है। एग्जाम्पल वूल प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन कोल्ड रीजन, बनाना रबर एंड कोकोआ कैन ग्रो इन द ट्रॉपिकल रीजन, है ना, तो ये रीजन बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन फैक्टर, द साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड ट्रेड, तो किस तरीके का वॉल्यूम वहाँ से आए, कितना वॉल्यूम में गुड्स वहाँ पे जाएगा और किस तरीके का गुड्स आएगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना डाइवर्सिटी है लोगों में। कल्चरल फैक्टर, डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप, तो क्या करें कल्चरल फैक्टर में क्या आता है कि वहाँ एक खास तरीके का आर्ट डेवलप होता है, उसी आर्ट को वहाँ से डेवलप किया जाता है। चाइना प्रोडक्ट द फाइनेस्ट पोर्कलिन्स एंड ब्रोकेट्स, कारपेट्स ऑफ ईरान आर फेमस, वाइल नॉर्थ अफ्रीकन लेदर वर्क्स एंड इंडोनेशियन बुटीक क्लॉथ एंड प्राइड हैंडीक्राफ्ट, तो ये सब वहाँ का फेमस है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड, जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ का इंटरनल ट्रेड भी ज़्यादा होगा, बट द लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड, वहाँ का एक्सटर्नल ट्रेड कम होगा, क्योंकि अधिकांशतः जो भी प्रोडक्शन होता है सब घर में ही खर्च हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन द डिमांड ऑफ बेटर क्वालिटी, तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इसके आधार पर वहाँ डिमांड, मतलब वहाँ पर किस तरह के क्वालिटी का डिमांड होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट का डिमांड होगा, ये डिटरमाइन करता है। विथ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाई कॉस्टली इंपोर्टेड, जैसे मान लीजिए कि कहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड लो है, तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग होंगे जो इंपोर्टेड गुड्स को खरीदेंगे, मतलब विदेशी सामान को खरीदेंगे, दूसरे देश से आए हुए सामान को। अब स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कितना स्टेज है, डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, द नेचर ऑफ आइटम ट्रेडेड अंडरगो चेंजेस, क्या करें कि डिफरेंट स्टेज पे किस तरीके का आइटम का ट्रेड होगा ये भी चेंज होता है। इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे खेती ज़्यादा होता है जिस देश में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला ही मतलब मैन्युफैक्चर ज़्यादा होगा। वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपोर्ट मशीनरी, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ से मशीनरी एक्सपोर्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। एंड इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स, वहाँ पे फूड ग्रेन को इम्पोर्ट कराया जाएगा और दूसरे रॉ मटेरियल के। अब एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई विदेशी आदमी आपके यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विदेशी कंपनी आपके यहाँ कितना आ रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के कारण ट्रेड यहाँ पे बूस्ट करता है। विथ लैक इन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं होता, इसके कारण से माइनिंग नहीं कर पाता, उसको पता है कि वहाँ पे रिसोर्स है लेकिन वो माइनिंग नहीं कर पा रहा, ऑयल ड्रेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मशीन नहीं है, उतना पूंजी नहीं है। इसीलिए जो है बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन द डेवलपिंग कंट्री, द इंडस्ट्रियल नेशन इंश्योर इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ, से क्या करा थे कि यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री के जो लोग होते हैं डेवलपिंग कंट्री में इस कारण से एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से सामान को ट्रेड करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट, इन ओल्डन टाइम्स लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू लोकल एरिया, क्या करें कि पुराने ज़माने में देखा जाए तो लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे सही पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्ट का माध्यम डेवलप नहीं था, इसके कारण जो ट्रेड था वो लोकल एरिया तक ही सीमित रह जाता था। ओनली हाई वैल्यू आइटम, जैसे कुछ हाई वैल्यू वाले आइटम ही एक देश से दूसरे देश जा पाते थे, जैसे जेम्स सिल्क स्पाइसेज, ये सब जो लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। डिस एक्सपेंशन ऑफ रेल ओशियन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो हर तरीके का ट्रांसपोर्ट का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन का नया नया टेक्निक यहाँ पे डेवलप हुआ। ट्रेड हैज एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपेंशन, तो ट्रेड में भी एक्सपेंशन यहाँ पे आया है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का क्या क्या एस्पेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसका 3 एस्पेक्ट है, पहला वॉल्यूम, दूसरा सेक्टोरल कंपोजिशन, तीसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के बारे में। द एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेकअप द वॉल्यूम, क्या करें कितना टन यहाँ पे गुड्स भेजा गया है ये वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है। हाउएवर सर्विसेज ट्रेड कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टनेज, हालांकि सर्विस को हम लोग टन में मेजर नहीं कर सकते, सर्विस का भी ट्रेड होता है। देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इज कंसीडर टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इसलिए टोटल वैल्यू जो होता है वहाँ पे, ठीक है, गुड्स और सर्विस का, उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं, यानी पैसा में उसको चेंज किया जाता है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें दिखाया गया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कैसे राइज कर रहा है पिछले डिकेड में, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के यहाँ पे दिखाया जा रहा है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब मिलियन में है, मिलियन डॉलर में है बोल सकते हैं। तो इतना मिलियन डॉलर 2015 में एक्सपोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ, यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है ना, डिफरेंट ग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का कंपोजिशन क्या क्या है। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाई कंट्री हैव अंडरगोन चेंज है, तो किस तरीके का गुड्स कंट्री के द्वारा लिया जा रहा है और बेचा जा रहा है ये भी चेंज होता है टाइम के अनुसार से। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट वाज डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी में प्राइमरी प्रोडक्ट का खरीद बिक्री ज़्यादा होता था, बाद में मैन्युफैक्चर्ड गुड का यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ा।
ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिमांड ज़्यादा बढ़ा वहाँ पे, मतलब कि किस तरीके का आप खरीद बिक्री करेंगे ये टाइम पे डिपेंड करता है, समय के अनुसार ये भी बदलते जाता है। अब जो है सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब सर्विस का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है दोनों के मुकाबले। टेबल 9.1 shows that the volume of import and export of the world merchandise has been growing consistently over the years. Look at the figure 9.1 in the becomes evident that manufactured good contributed the bulk of world in merchandise export of 2005 to 50. जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेचा जाता है, खरीदा जाता है। फ्यूल्स एंड माइनिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो सामान के एक्सपोर्ट में फ्यूल्स, माइनिंग गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स ये सब भी उसके कंट्रीब्यूटर हैं। देयर इज अ चेंज इन द शेयर ऑफ कंटिनेंट इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज। दुनिया में कहाँ से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका चेंज हो रहा है। यूरोप जो है, यूरोप का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो रहा है, मतलब यूरोप से एक्सपोर्ट कम हो रहा है आजकल और एशिया वाले का बढ़ रहा है, पहले यूरोप वाले का ज़्यादा था। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मतलब कि ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। आप इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है। हिस्टोरिकली द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। क्या करें, हिस्टोरिकली देखा जाए जो डेवलपिंग कंट्री आज जो डेवलपिंग कंट्री है, यदि पहले देखा जाए तो पहले यहाँ से वैल्यूएबल गुड, जैसे इंडिया से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज इंडिया क्या है, ज़्यादा इंपोर्ट करा रहा है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वाज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। 19th सेंचुरी में जो ट्रेड का डायरेक्शन था कि इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था, ये उल्टा होने लगा, मतलब इंडिया में अब इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम होने लगा। यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दिस कॉलोनी। तो यूरोपियन कंट्री के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी बनाया गया है ना, इसको गुलाम बनाया गया और यहाँ से रॉ मटेरियल को भेजा गया और वहाँ से एक्सपोर्ट, वहाँ से जो क्या बोलते हैं उसको फिनिश्ड गुड को यहाँ भेजा गया। यूरोप एंड यूएसए इमर्ज एज अ मेजर ट्रेड पार्टनर इन द वर्ल्ड। यूरोप और यूएसए जो है मेजर ट्रेड पार्टनर के ग्रुप में इमर्ज हुआ दुनिया में। एंड वे लीडर्स इन द ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड गुड के ट्रेड में लीडर्स लोग थे। जापान एट दैट टाइम वाज आल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। जापान भी उस समय तीसरा ट्रेडिंग कंट्री था इंपॉर्टेंट में। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज। लेकिन दुनिया का जो ट्रेड पैटर्न था सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी 1950 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। यूरोप हैज लॉस्ट इट कॉलोनी, यूरोप का कॉलोनी खत्म हो गया, जबकि इंडिया, चाइना और दूसरे डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे कंपटीशन करने लगे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। द नेचर ऑफ गुड्स ट्रेडेड है ऑल्सो चेंज। तो इस कारण से जो नेचर ऑफ गुड्स था वो भी चेंज हो गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर, तो बोलते हैं कि एकदम बैलेंस है, ठीक है। यदि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो मतलब कि आपके फेवर में नहीं है ना, और आप यदि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आपके फेवर में है, ठीक है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो बैलेंस आपके लिए निगेटिव है। यदि इंपोर्ट, सॉरी उल्टा बोल दिए हम, नहीं, इंपोर्ट यानी कि जितना आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा है तो आपका निगेटिव है। यदि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पॉजिटिव है। और ये दोनों बराबर तो बोलते हैं कि ट्रेड आपका बैलेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री टू द अदर कंट्रीज। कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट करा रहे हैं। ये द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। कंट्री के एक्सपोर्ट से इंपोर्ट ज़्यादा है तो कंट्री के पास निगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। वहीं इसका उल्टा कर दिया जाए कि एक्सपोर्ट यदि ज़्यादा है, इंपोर्ट यदि कम है, आप खरीद कम रहे हैं और बेच ज़्यादा रहे हैं, तो यानी कि आप पॉजिटिव हैं, आप फेवरेबल केस में हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है सीरियस इंप्लीकेशन और फॉर कंट्री इकोनॉमी। तो कंट्री की इकोनॉमी पे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का काफ़ी सीरियस प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग गुड। नेगेटिव है इसका मतलब कि आप खरीदने पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका इनकम कम है। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू एग्जॉस्टन ऑफ द फाइनेंशियल रिजर्व। इसके कारण से फाइनेंशियल रिजर्व खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। अब टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं कितने तरह के। तो पहला है बायलेटरल ट्रेड, जब दो ही कंट्री के बीच में किया जाए तो उसको बायलेटरल बोलते हैं। बायलेटरल ट्रेड डन बाय टू कंट्रीज विथ ईच अदर। दो कंट्री के आपस में जब ट्रेड करते हैं तो उसको बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं। द इंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंग देम। तो क्या करें कि वो ट्रेड में मतलब ट्रेड करते हैं, किसी खास कमोडिटीज का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्री में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विथ एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेशलाइज्ड आइटम, तो कंट्री भी इसलिए। अब है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री कर रहे हैं। एज द टर्म्स जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मल्टीलेटरल इन मैनी कंट्रीज। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री जो है डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है। द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया जा सकता है कंट्री को दूसरे कंट्री को, है ना। अब एक केस ऑफ फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड क्या होता है, तो देखिए जैसे आपको हम यहाँ पे बताते हैं पहले एकदम सिंपल में कि जैसे बाउंड्री मान लीजिए कि, तो बाउंड्री से जब दूसरे देश का सामान हमारे देश में आता है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा दिया जाए ताकि उसका सामान महंगा हो जाए। महंगा होने से क्या होगा कि हमारे कंट्री का जो लोकल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, है ना। हमारे कंट्री में जो सामान प्रोडक्शन होगा उस पर तो टैक्स नहीं है, तो ये सस्ता रहेगा। मान लीजिए इसका दाम 10 रुपये रहेगा, इसका दाम 12 रुपये रहेगा, तो लोग सस्ता वाला ज़्यादा खरीदेंगे, 10 रुपये वाला खरीदेंगे। इसके कारण से हमारे यहाँ का लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब इस टैक्स को घटा दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, इन लोग के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाएगा, है, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड।
यानी दूसरे कंट्री से आने वाले सामान पे हम लोग जब टैक्स नहीं लगाएंगे तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। द एक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी फॉर ट्रेडिंग नॉन ए लिबरलाइजेशन, तो इसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में लिबरलाइजेशन कहा जाता है। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर लाइक टैरिफ्स, तो जैसे टैरिफ जो लगाया जाता है उसको कम करके किया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर टू कम्पीट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या करेगा लिबरलाइजेशन के कारण क्या होता है, कहीं का भी सामान आपके डोमेस्टिक मार्केट में आके कंपटीशन करेगा। ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर इम्पोजिंग कंडीशन विच आर अनफेवरेबल, क्या करें कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि एक देश का प्रोडक्ट हुआ सामान दूसरे देश में भी बिकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो डेवलपिंग लोग हैं, डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, डेवलप्ड वाले के सामने यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे टैरिफ उनको लगाना पड़ता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रेवल फास्टर एंड फारदर देन एवर बिफोर, क्या करें जैसे जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, तो गुड्स और सर्विस का यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है पहले के मुकाबले तेजी से आजकल होता है। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्री टू कीप देयर ओन मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं तो कंट्री ऑल्सो नीड टू बी कॉशन अबाउट डंप्ड गुड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्री को डंप्ड गुड्स के हिसाब से, मतलब जो गुड्स डंप किए जाते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड में अधिकांशतः यही होता है कि अलॉन्ग विद द फ्री ट्रेड ऑफ चीपर प्राइसेज का हम द डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जब फ्री ट्रेड होता है तो कंट्री यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सामान को डंप करने लगते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे उनका सामान काफ़ी तेज़ी से सस्ता हो जाता है और ज़्यादा सस्ता होने के कारण यहाँ के लोकल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग जैसे आप समझते हो डंपिंग मतलब कूड़ा फेंकना, उसको डंप बोलते हैं, लेकिन देखिए डंपिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, ठीक है, कोई सामान है जिसका कंट्री ए अपने देश में उसका सामान, मतलब कि मान लीजिए कि एक कोई पैकेट है, कोई मिठाई का डब्बा है या फिर कोई भी आप सामान लीजिए, मान लीजिए कि एक सामान है ए कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्री ए में बना है और यहाँ पे इसका दाम 20 रुपया है, ठीक है, ए से बी में आया, मतलब कंट्री ए से वो कंट्री बी में आया और यहाँ पे वो सस्ता में बेच रहा है, 16 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डंपिंग। मतलब कोई सामान आप अपने यहाँ महंगा बेच रहे हैं, हमारे यहाँ सस्ता बेच रहे हैं। मान लीजिए कि जापान कोई मोबाइल बनाता है, उस मोबाइल का कीमत जापान में 5,000 रुपया है, ठीक है, जापान इंडिया के मार्केट में उसी मोबाइल को बेच रहा है 3,000 रुपया में, तो ये मतलब सरकार को तो यही नहीं समझ में आएगा ना कि सर आखिर ये जापान जो है अपने देश में बना रहा है और वहाँ पे इसका दाम 5,000 रुपया और इंडिया में आपको 3,000 में बेच रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने देश में जहाँ पे सामान का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे सस्ता में बेच रहे हैं, मतलब वहाँ पे महंगा में बेच रहे हैं, उससे कम दाम पे हमारे यहाँ बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा किया जाता है ताकि लोग वहाँ के मार्केट को कैप्चर कर ले, जब मार्केट कैप्चर हो गया तो फिर उसके बाद आराम से दाम जितना मन होगा उतना बढ़ा लेंगे, है ना, सारा फायदा कमा लेंगे। इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ, तो क्या करें 1948 के आसपास, मतलब सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था उसमें पूरी दुनिया में टैरिफ लगाने का सिस्टम था, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा था, मतलब दुनिया में लगभग माना जा रहा था कि वर्ल्ड ट्रेड नाम का जो इंटरनेशनल ट्रेड है अब खत्म होने वाला है टैरिफ के कारण। तो उसी को कम करने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए यहाँ पे WTO बनाया गया। ठीक है, WTO का पुराना नाम बोल सकते हैं गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इन 1994 इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर, 1994 में मेंबर को डिसाइड किया गया कि टू सेटअप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड, तो इसको और बढ़ाने के लिए गैट को ट्रांसफॉर्म किया गया और 95 में यहाँ पे WTO बनाया गया। WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स फॉर ट्रेड बिटवीन नेशन, तो दो नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए WTO यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट सेटअप द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए रूल्स सेटअप करता है एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन, अपने मेंबर नेशन के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, सुलझाता है। WTO ऑल्सो कवर ट्रेड इन सर्विसेज सच टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो क्या करें सर्विसेज का ट्रेड में भी यदि कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो कंट्री के बीच में तो उसको भी WTO सुलझाता है। The WTO has however been criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization, क्या कह रहा है कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन के विरोध रहते हैं या फिर जो फ्री ट्रेड के विरोध में उनके द्वारा WTO को क्रिटिसाइज किया जाता है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डजंट मेक ऑर्डिनरी पीपल लाइफ मोर प्रोस्पेरस, क्या करें कि ऐसा कहा जाता है कि फ्री ट्रेड के कारण जो ऑर्डिनरी पीपल है उनका लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, वो प्रोस्पेरस नहीं बन पाते हैं। इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, कहा जाता है कि फ्री ट्रेड के कारण गल्फ मतलब कि रिच और पुअर के बीच में जो खाई है और बढ़ता जा रहा है, बाय मेकिंग रिच मिडिल कंट्रीज मोर रिच, इसके कारण से अमीर कंट्री और अमीर हो रहा है, गरीब कंट्री गरीब होता जा रहा है। दिस बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन WTO फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट, ऐसा क्यों है क्योंकि WTO में जो बड़े बड़े नेशन है ठीक है वही अपना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल पाते हैं। मोर ओवर मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट बीन फुली ओपन देयर मार्केट, क्या करें कि जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी अपने मार्केट को कम्प्लीटली ओपन नहीं किए। ओपन करने होता है कि सारे चीज़ पे वो फ्री ट्रेड नहीं किए हैं, है ना, अभी भी वो टैरिफ लगाते हैं।
इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यू दैट इशू ऑफ हेल्थ वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर इन्वायरमेंट आर इग्नोर। WTO में ये सब को इग्नोर किया जाता है ना, हेल्थ का इशू, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल, ये सब को इग्नोर किया जाता है, वहाँ पे बस पैसा कमाने पे जोर दिया जाता है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, सॉरी। 164 कंट्रीज वर मेंबर ऑफ WTO ऑन दिसंबर 2016, 2016 के दिसंबर तक 164 कंट्रीज़ के मेंबर थे। इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर में से एक रहा है। अब रीजनल ट्रेड ब्लॉक मतलब कुछ कंट्री आपस में समझौता करके बोले कि हम अपने आप जो है हम अपने यहाँ फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब कि हम लोग एक ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं और हम लोग अपने यहाँ फ्री ट्रेड करेंगे। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक हम कम विद द ऑर्डर इनकरेज ट्रेड बिटवीन द कंट्री जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी। तो कह रहा है कि एक जगह जो यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन सेम है, मतलब एक जगह के कंट्री अपने आप के ग्रुप बना करके, ठीक है, इस तरह का ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए हैं और जो टैरिफ है उसको कम किया है। टुडे 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। लगभग दुनिया में आज जो 120 इस तरीके का ट्रेड ब्लॉक बन चुका है। दिस ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेडिंग ब्लॉक बनने का रीजन क्या है? तो ग्लोबल लेवल पे फ्री ट्रेड नहीं हो पाया है ना, उसी का नतीजा है कि लोग छोटे लेवल पे फ्री ट्रेड कर रहे हैं। दो दिस रीजनल ब्लॉक रिमूव हार्ड टैरिफ्स, क्या करे कि इस रीजनल ब्लॉक में टैरिफ ये सबको हटाया जाता है अपने मेंबर नेशन से, एंड इनकरेज द ट्रेड फ्री ट्रेड, और यहाँ पे फ्री ट्रेड को इनकरेज किया जाता है फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे कुछ रीजनल ट्रेड के बारे में दिखाया गया है, रीजनल ब्लॉक के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आसियान, ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें 10 नेशन आते हैं। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें 10 नेशन आते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब हैं, ठीक है। इसको बनाया गया था अगस्त 1967 में। ये मेनली कौन कौन कम्युनिटीज़ में वर्क करता है? तो एग्रो प्रोडक्ट, रबड़, पाल्म ऑयल, रिवर राइस, कोपड़ा, कॉफ़ी, मिनरल्स, ये सब में डील करता है। अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, तो पहले तो एशियान में ट्रेडिंग ब्लॉक के रूप में काम करता था, लेकिन अब वो अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, स्टेबिलिटी, ये सब पे भी ध्यान देता है। आसियान हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है बेलारूस में है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये मेनली वो देश आते हैं जो पहले रसिया के हिस्सा थे, ठीक है। CIS जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, इसमें वो देश आते हैं जो पहले रसिया के हिस्सा थे, ठीक है। एक कब बना था यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। इसमें ये मेनली किस बात पर डील करते हैं? तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉटन, एल्युमिनियम, ये सब पे डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं EU के बारे में। तो EU में 27 देश आते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें पहले 28 देश आते थे, लेकिन अभी जो यूनाइटेड किंगडम है 31 जनवरी 2020 को हट गया है। इसमें से यूनाइटेड किंगडम जो यहाँ पे दिखाया गया 31 जनवरी 2020 को हट गया है, ठीक है। इस कारण से अब इसमें 27 देश आते हैं। नेक्स्ट लाइया, यहाँ पे देख सकते हैं लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। तो लैटिन अमेरिका नाम से पता चला, इसमें मेनली 2 ही देश हैं, उरुग्वे और मोंटेविडो। उरुग्वे के राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है, उरुग्वे में। और इसमें इतने सारे देश हैं, साउथ लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सब इसके मेंबर है। 1994 में इसको बनाया गया था। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 3 देश आते हैं। अब इसका नाम बदल के USMCA कर दिया गया। US, मेक्सिको, है ना, और कनाडा, इस तरीके से इसका नाम रखा है। USMCA इसका नाम बदल के कर दिया गया। इसमें मेनली 3 देश आते हैं। 1949 में इसको बनाया गया था। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऐसे देश जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक ग्रुप है। इसका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और याद रखिए कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रिया जो है इसका मेंबर नहीं है, फिर भी OPEC का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जो उसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है साप्टा साउथ एशिया का है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब आते हैं इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं सार्क नेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। सार्क जो नेशन है, ठीक है, उसके प्रयास से इसको बनाया गया था जनवरी 2006 में। लेकिन अभी तक मतलब कि अपना इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान में जो लड़ाई चलता है, इसके कारण से कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया है। अब कॉन्सर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सर्न है, क्या क्या रुकावटें यहाँ पे, क्या क्या दिक्कत है, उसके बारे में पढ़ने जाते हैं। तो अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द नेशन। इंटरनेशनल ट्रेड करना यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है दोनों नेशन के लिए। इट लीड टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है कि रीजनल स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी सामान दुनिया में कहीं भी बेचा जा सकता है, तो ये सब बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डिटरमेंटल टू द नेशन ऑफ इट टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। क्या करें कि इंटरनेशनल ट्रेड से बताता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कितना ज़्यादा डिपेंड है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड कमर्शियल रिवलरी लीडिंग टू वॉर्स। ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कह रहा है ग्लोबल ट्रेड से दुनिया के कई लाइफ पे यहाँ इफेक्ट पड़ता है। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट टू हेल्थ, इन्वायरमेंट से लेकर हेल्थ तक, वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सब कुछ को इम्पैक्ट करता है।
एज कंट्रीज कम्पीट टू ट्रेड मोर प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्पायरल अप। क्या करें, कंट्री कंपटीशन करना चाहती है, इसके कारण से अंधाधुंध प्रोडक्शन वो करने लगती है। रिसोर्सेज का यूज ऑफ फास्टर, रिसोर्स को फास्टली यूज करती है, जिसके ऐसा रिसोर्स जो काफ़ी मतलब उसको रिप्लेनिश यानी रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज का यूज होता है। एज अ रिजल्ट मैराइन लाइफ इज ऑल्सो डिप्लीटिंग फास्ट, तो इसके कारण मैराइन लाइफ तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे उसका क्वालिटी कम होते जा रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, रिवर बेसिन को यहाँ पे बेचा जा रहा है, प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बनते जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यहाँ पे ऑयल बेच रहे हैं, गैस माइनिंग हो रहा है ना। तो इसके कारण से मतलब कि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना। उनका जो मोड ऑफ वर्क है, काम करने का तरीका, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करता है। इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर गियर्ड ओनली टुवर्ड प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड। क्या करें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने के चक्कर में रहते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं देते हैं। आगे पढ़ते हैं तो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पोर्ट, यानी कि पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो चीफ गेटवे जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो है हार्बर और पोर्ट। कार्गो एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर थ्रू दिस पोर्ट्स। जो कार्गो यानी कि सामान है और जो ट्रेवलर्स हैं एक दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं इन्हीं पोर्ट्स के सहारे। द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डॉकिंग। पोर्ट्स पे जो डॉकिंग का फैसिलिटी होता है, डॉक यानी कि जहाज को रोकने का, लोडिंग अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द कार्गो, और सामान को स्टोरेज करने का फैसिलिटी होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज द पोर्ट्स अथॉरिटीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स। क्या करें कि इस द पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा नेविगेबल चैनल्स को अरेंज करने का फैसिलिटी यहाँ पे होता है। अरेंजिंग टंक्स एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजर सर्विस। क्या करें वहाँ पे सारे तरह का सर्विस, मैनेजर सर्विस, उनको लोडिंग करने का पोर्ट पे सारा फैसिलिटी होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज जज बाय द साइज ऑफ कार्गो। पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये जज करने के लिए यहाँ पे कार्गो का साइज देखा जाता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे सामान को लोडिंग अनलोडिंग या फिर यहाँ पे ढोया जा रहा है। एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन ऑफ इट्स हिंटरलैंड। क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ कार्गो, कितना सामान में कार्गो को यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है किसी पोर्ट के द्वारा, ये इंडिकेटर है लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। मतलब कि पोर्ट से जो सटा हुआ इलाका है, पोर्ट के आसपास का जो इलाका हो कितना डेवलप्ड है, ये बताता है कि वहाँ से कितना सामान ढोया जा रहा है, ये भी बताता है वो। यहाँ पे देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को का ये सीन है। द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड। लैंडलॉक्ड हार्बर है, मतलब कि यहाँ से ये समुद्र का नहीं है बल्कि लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से इसका ज़मीन है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा जहाज यहाँ पे खड़ा है और उधर बिल्डिंग आपको दिखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोर्ट। पोर्ट कितने तरह के होते हैं, तो जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल्स। क्या करें कि जनरली पोर्ट जो होते हैं क्लासीफाई किए जाते हैं टाइप ऑफ ट्रैफिक के आधार पे, कितना किस तरह का ट्रैफिक उनके यहाँ है। तो सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट में होता है दिस पोर्ट स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। इसमें मेनली इंडस्ट्री के लिए खास करके सामान यहाँ पे लाया जाता है इंडस्ट्रियल पोर्ट में। कॉमर्शियल पोर्ट दिस पोर्ट्स हैंडल अंडर कार्गो पैक्ड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स। दिस पोर्ट हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक। यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक भी आता है, कॉमर्शियल ट्रैफिक भी आता है, मतलब कि यहाँ पे सामान को लाया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट वगैरह लाए जाते हैं। कंप्रीहेंसिव पोर्ट सच पोर्ट हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम। यहाँ पे जनरल कार्गो मतलब कि जो नॉर्मल यूज का जो कार्गो है उसको बड़े वॉल्यूम में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमर्शियल पोर्ट देखते हैं लेनिनग्राड का है। लेनिनग्राड कौन से कंट्री में, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पेट्रोग्राड और लेनिनग्राड कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट आर क्लासिफाइड इज कंप्रीहेंसिव। दुनिया का अधिकांशतः पोर्ट जो कंप्रीहेंसिव पोर्ट के कहा जाता है। अब लोकेशन के आधार पर पोर्ट बनाया गया। तो इनलैंड पोर्ट, इनलैंड का मतलब जमीन में जो है, मतलब समुद्र किनारे नहीं बल्कि अंदर में जमीन के में है। तो जैसे इंडिया में देखा जाए तो जो हुगली का जो पोर्ट है, हावड़ा पोर्ट जो है, वो किसी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी के किनारे है। दिस पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। सी कोस्ट से दूर होते हैं। दे आर लिंक टू द सी थ्रू अ रिवर और ए कैनाल। समुद्र से लिंक इनका कैसे होता है, तो किसी नदी के द्वारा या फिर एक नहर के द्वारा। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बैरियर जो है, मतलब कि ऐसे शिप जो फ्लैट बॉटम वाले हैं वो भी ऐसे मतलब कि इस तरह के हार्बर में चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर लिंक विद द कैनाल। Memphis is located on the river Mississippi. Rhine has several ports like Mannheim, Duisburg and Kolkata is located on river Hooghly, a branch of the river Ganga, है ना। तो ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैनचेस्टर हो गया, मेम्फिस हो गया, राइन हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब रीजन जो है इनलैंड पोर्ट का एग्जाम्पल है। आउट पोर्ट यानी जो समुद्र, दीज आर डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। ये जो एक्चुअल पोर्ट से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं, डीप वाटर पोर्ट होते हैं। दिस सर्व द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग दो शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम टू लार्ज साइज। ठीक है, जो शिप बड़े साइज के होने के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, उनके लिए बनाया जाता है पोर्ट। क्लासिक कम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट इज
पेरियोस एंड ग्रीस क्या कह रहे हैं कि जैसे एथेंस और ये जो पेरियोस है, ये दोनों शहर, ये मतलब कि डीप पोर्ट जो होते हैं उसका एक मेन पोर्ट होता है, उससे दूर एक बड़ा पोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटपोर्ट को। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, फंक्शन के आधार पर। तो ऑयल पोर्ट, यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि तेल का यहाँ से शिपिंग होता होगा। दिस पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। सम ऑफ दिस टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट। कुछ तो होते हैं टैंकर पोर्ट होते हैं, यहाँ पे मतलब कि ऑयल को ले जाया जाता है। कुछ रिफाइनरी पोर्ट है, मतलब रिफाइंड ऑयल को ले जाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए माराकेबो इन वेनेजुएला, एक्सीरा इन ट्यूनीसिया, त्रिपोली लेबनान में जो है ये काफ़ी फेमस पोर्ट है त्रिपोली। अबेदान ऑन द गल्फ ऑफ पर्सिया या रिफाइनरी पोर्ट, वहीं पे अबेदान जो है गल्फ ऑफ पर्सिया में एक रिफाइनरी पोर्ट है। अब पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? तो दीज आर पोर्ट्स विच ऑर्गेनाइज डेवलप्ड एज ए कॉलिंग पॉइंट, एक कॉलिंग पॉइंट के रूप में काम करते हैं। ऑन द मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, जहाँ पे जहाज मेनली रिफ्यूल करने का काम करता है, वहाँ पे पानी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिफ्रेशमेंट वाला काम होता है जहाज में। जैसे जहाज काफ़ी दूर तक जा रहा है तो बीच में किसी पोर्ट पे जा करके वो रिफ्यूलिंग, तेल भरवा लिया अपना, डीजल वगैरह, वहाँ के जो मजदूर है वो फ्रेश हो गए, खाना वगैरह खा लिए, उस पर पानी वगैरह उसमें ले लिया गया है ना। लेटर ऑन द डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट, एडेंस, होनोलुलु एंड सिंगापुर आर गुड एग्जांपल। तो बाद में कभी कोई पोर्ट ऑफ कॉल जो होते हैं कमर्शियल पोर्ट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इनका शुरुआत जो होता है इसी पर्पस होता है, रिफ्रेशमेंट पर्पस के लिए होता है। जैसे एक होनोलुलु पोर्ट जो है इसी तरीके का पोर्ट था। अब नेक्स्ट है पैकेट स्टेशन, दीज आर नोन एज फेरी पोर्ट्स, इसको फेरी पोर्ट बोलते हैं। फेरी करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लोग जा रहे हैं फिर वहाँ से रिटर्न, इसको बोलते हैं फेरी। दिस पैकेट स्टेशन एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। क्या करें कि मेनली शॉर्ट डिस्टेंस वाले के लिए होता है। जैसे आप गुजरात में इसको देखेंगे, गुजरात का मैप आपको यदि याद हो तो कुछ ऐसा है गुजरात का मैप, है ना। तो मान लीजिए कोई जगह यहाँ पे है और कोई जगह यहाँ पे है, तो बाई रोड उसको ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन यदि जहाज से जाएगा तो ऐसे वो चला जाएगा। तो ये दोनों के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई जो बड़ा मतलब कि जहाज है या फिर कोई ट्रक वगैरह है, तो ट्रक बाई रोड ना जा करके बाई सी जा रहा है, एक बड़े जहाज पे सी ट्रक बहुत सारा लोड होकर वहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस तरह का काम यहाँ पे किया जाता है। दिस स्टेशन अकर इन पेयर्स लोकेटेड इन सच ए वे देयर फेस ईच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडी। ऐसा जो मेनली ऐसे जगह पर डेवलप किया जाता है कि दो शहर हैं जो वाटर बॉडी के दोनों दो अलग अलग किनारे पे हैं, उनके बीच में लैंड डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसके कारण से यहाँ पे फेरी सर्विस दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलेस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो जैसे एक जो है इंग्लैंड में है डोवर, एक है कैलेस जो है फ्रांस में है, और बीच में इंग्लिश चैनल है ना, तो बाई रोड न जा करके बाई सी जा रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट एंट्री पोर्ट, ये क्या होता है? तो दीज आर कलेक्शन सेंटर वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे देश के कई हिस्से से, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, यहाँ पे कोई एंट्री पोर्ट बनाया गया है, तो देश के सारे हिस्से से सामान को पहले एक जगह इकट्ठा किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सिंगापुर एंट्री पोर्ट फॉर एशिया, एशिया के लिए सिंगापुर एंट्री पोर्ट का काम करता है। यूरोप के लिए रोटरडम, कोपेनहेगन, बाल्टिक रीजन के लिए। नेक्स्ट है नेवल पोर्ट, दिस पोर्ट्स आर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नेवल पोर्ट उसको बोलते हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब कि रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट होता है। दिस पोर्ट सर्व वारशिप्स, यहाँ पे वारशिप यानी कि युद्ध वाले शिप जो होते हैं, रिपेयर वर्कशॉप होते हैं। कोची और करवार इंडिया का ऐसा एग्जाम्पल है। कोची पोर्ट और करवार पोर्ट जो है इस तरीके का पोर्ट है इंडिया में। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पे है कि ये जो आपको दिख रहा है MCQ जो दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो 2 MCQ दिख रहा है, ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।